नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे तक हम दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की बड़ी खबरें, और खास तौर पर जो बात करेंगे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूएई के दौरे की बात करेंगे, जहां वो खास तौर पर COP28 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए गए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुबई में चल रहे COP28 सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर पीएम मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान ने पीएम मोदी का स्वागत किया। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने भी पीएम का अभिनंदन किया। COP28 में महत्वपूर्ण जलवायु मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। इसमें जलवायु कार्रवाई के क्षेत्र में भावी प्रयासों के लिए कार्यनीतिक रूपरेखा तैयार करने पर मंथन किया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं। पीएम मोदी COP28 के शीर्ष स्तरीय आरंभिक सत्र में हिस्सा लेंगे और इससे जुड़े हुए 3 अलग अलग सत्रों में भारत का पक्ष रखेंगे। और दुबई में जारी COP28 सम्मेलन के दौरान मेहमानों ने ग्रुप फैमिली फोटो में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित दुनिया के बड़े नेता इस सम्मेलन में शामिल हैं। इस सम्मेलन के दौरान विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुखों और उच्च प्रतिनिधियों की मौजूदगी में अहम मुद्दों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दुबई में COP28 जलवायु शिखर सम्मेलन में ग्रीन क्रेडिट पहल की भी शुरुआत करेंगे। यह महत्वपूर्ण आयोजन है जिसे भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने संयुक्त रूप से आयोजित किया है। इसे ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के सिद्धांतों के अनुरूप सहयोग बढ़ाने के लिए शुरू किया जा रहा है। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इस वर्ष 13 अक्टूबर को इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। ये कार्यक्रम पर्यावरण के लिए व्यापक जीवन शैली लाइफ पहल के तहत चलाया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत शुरू में जल संरक्षण और वनीकरण पर ध्यान दिया जाएगा। ये कार्यक्रम पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने वाली विशिष्ट गतिविधियों के माध्यम से ग्रीन क्रेडिट कमाने की सुविधा देगा। इन क्रेडिट का कारोबार घरेलू बाजार मंच पर किया जा सकेगा। इससे पारंपरिक कार्बन उत्सर्जन पर ध्यान देने से परे ऐच्छिक पर्यावरण कार्रवाई को प्रोत्साहित करने की बाजार आधारित सोच का पता चलता है। इस कार्यक्रम के तहत 8 विशेष गतिविधियों की पहचान की गई है, और ये हैं पौधारोपण, जल संरक्षण, टिकाऊ खेती, अपशिष्ट प्रबंधन, वायु प्रदूषण कम करना, मैंग्रोव संरक्षण और बहाली, इको मार्क, टिकाऊ भवन और बुनियादी ढांचा। ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के प्रशासन की जिम्मेदारी भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद को सौंपी गई है। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत और स्वीडन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित उच्च स्तरीय कार्यक्रम लेड IT 2.0 के शुभारंभ कार्यक्रम में भाग लेंगे। ये पहल निर्णय निर्माताओं के बीच सहयोग को बढ़ावा देती है। साथ ही ये सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों को एक साथ लाती है, जिसका उद्देश्य मुख्य रूप से भारी उद्योग समेत सभी उद्योग जगत को नेट जीरो एमिशन की तरफ तेजी से ले जाना है। लेड IT का मतलब उद्योग जगत में परिवर्तन के लिए नेतृत्व करना है, जो वैश्विक जलवायु कार्रवाई के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर जोर देता है, जिनके लिए लक्षित हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। यह पेरिस समझौते के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए समर्पित देशों और उद्योगों को एक साथ लाता है। भारत और स्वीडन ने वर्ष 2019 में न्यूयॉर्क में जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन में लीड IT कार्यक्रम की शुरुआत की थी। वहीं इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के दैनिक अखबार अल इत्तेहाद के साथ एक साक्षात्कार में कहा, भारत आशावादी है
कि संयुक्त अरब अमीरात द्वारा आयोजित COP28 प्रभावी जलवायु कार्यक्रम में नई गति लाएगा। भारत और संयुक्त अरब अमीरात हरित और समृद्ध धरती को आकार देने में भागीदार हैं। हम जलवायु कार्रवाई पर प्रभावित वैश्विक चर्चा के लिए संयुक्त प्रयासों में अडिग हैं। मेरा मानना है कि जलवायु कार्रवाई समानता, जलवायु न्याय, साझा दायित्वों और साझा क्षमताओं पर आधारित होनी चाहिए। इन सिद्धांतों का पालन करके हम एक स्थायी भविष्य की ओर एक रास्ता बना सकते हैं जो किसी को भी पीछे ना छोड़े। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि ग्लोबल साउथ की विकास प्राथमिकताओं से समझौता ना किया जाए। मुझे खुशी है कि हाल ही में नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन के दौरान इस पहलू को उचित रूप से संबोधित किया गया है, जिसमें वैश्विक स्तर पर सभी स्रोतों से निवेश और जलवायु वित्त को अरबों से खरबों डॉलर तक तेजी से और बड़े पैमाने पर बढ़ाने की आवश्यकता की मान्यता भी शामिल है। जलवायु वित्त पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, यह जानना आवश्यक है कि विकासशील देश समस्या पैदा करने के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। फिर भी विकासशील देश इस समस्या के समाधान का हिस्सा बनने के इच्छुक हैं, लेकिन वो आवश्यक वित्त पोषण और प्रौद्योगिकी तक पहुंच के बिना योगदान नहीं कर सकते। इसलिए मैंने अपेक्षित जलवायु वित्त पोषण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक सहयोग की पुरजोर वकालत की है। तो प्रधानमंत्री के इस दौरे से जुड़ी खबरें हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। फिलहाल रुक करते हैं कुछ और बड़ी खबरों का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति ने पुणे के सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज को प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने परेड की सलामी ली। राष्ट्रपति वर्चुअल माध्यम से कंप्यूटेशनल मेडिसिन के लिए सशस्त्र बल केंद्र प्रज्ञा का भी उन्होंने उद्घाटन किया। राष्ट्रपति ने इस अवसर पर एक विशेष आवरण, टिकट और एक स्मारक सिक्का भी जारी किया। और अपने संबोधन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि इस संस्थान के विद्यार्थियों ने वीरता और साहस के कई उदाहरण पेश किए हैं। इस संस्थान के विद्यार्थियों ने वीरता, अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान के अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। यहाँ के कई स्नातक को कीर्ति चक्र, वीर चक्र, सेना और नौसेना पदक की भी सम्मानित किया गया है। AFMC के पूर्व विद्यार्थियों को मानवता के प्रति अनुकरणीय सेवा के लिए पद्म भूषण, पद्मश्री, राष्ट्रपति स्वर्ण पदक जैसे सम्मान भी दिए गए हैं। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि संस्थान की कई महिला विद्यार्थियों ने सेना की चिकित्सा क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि AFMC से शिक्षा प्राप्त करने वाली बहुत सी महिलाओं ने सेना चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और सेना के विभिन्न अंगों में उच्च पद को सुशोभित किया है। मुझे ज्ञात हुआ है कि AFMC की पूर्व छात्रा पुनीता अरोड़ा देश की सेना में पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी। इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला एयर मार्शल पद्मा बंदोपाध्याय भी इसी संस्थान की पूर्व कैडेट है। ऐसी अनेक महिला कैडेट्स यहाँ से स्नातक होकर सेना में उच्च पदों पर पहुंची है। मैं आशा करती हूँ कि उनसे प्रेरणा लेकर महिलाएं अधिक संख्या में भारतीय सेना में अपना करियर चुनेंगी। वे अपने अधिकारों के प्रति और भी अधिक जागरूक होंगे तथा आगे बढ़ने में अन्य महिलाओं की भी मदद करेगी। आज की एक और बड़ी खबर, BSF आज अपना 59वां स्थापना दिवस मना रहा है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 59वें BSF स्थापना दिवस के अवसर पर झारखंड के हजारीबाग में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अमित शाह ने ड्यूटी के दौरान प्राणों का बलिदान देने वाले BSF कर्मियों को श्रद्धांजलि दी। अमित शाह ने इस दौरान परेड की सलामी भी ली।
हर प्रहरी मना रहा है। और इस समय बल का पूर्वी एवं पश्चिमी कमान के सभी फ्रंटियर्स का ध्वज इनका आत्मविश्वास हमें बता रहा है कि जब तक ये सजग हैं सरहदों पर। और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज पीएम मोदी के नेतृत्व में देश के हर क्षेत्र में तरक्की हो रही है। आज मोदी जी के नेतृत्व में देश ने हर क्षेत्र में प्रगति की, चाहे चांद पर चंद्रयान पहुंचाना हो, चाहे G20 के माध्यम से देश के कूटनीतिक क्षेत्र में देश के ध्वज को समग्र विश्व में फहराना हो, चाहे हमारी अर्थव्यवस्था को 11वें नंबर से 5वें नंबर पर लानी। ये सभी तभी संभव है जब आपकी त्याग, तपस्या, बलिदान और शौर्य से देश की सीमाएं सुरक्षित। और मैं मानता हूं इस सभी सीमाओं को सुरक्षित करने वाले आप ये देश के विकास का मूल हो, इसकी नींव हो। और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बीएसएफ जवान अपने सभी त्योहार सीमावर्ती एवं दुर्गम स्थानों में मनाते हैं। बीएसएफ जवानों का ये बलिदान देश को सुरक्षित रखता है। मुझे मालूम है आपकी ड्यूटी करते वक्त दीपावली का दिया भी सरहद पर जलाते हो, होली बर्फीली पहाड़ों पर मनाते हो और छठ दुर्गम नदियों के पानी के अंदर बिताते हो। मगर आपका ये बलिदान इस देश को सुरक्षित करता है। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जिस देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं होती वो देश कभी विकसित नहीं हो सकता, वो देश कभी समृद्ध नहीं हो सकता। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सीमा के क्षेत्रों में अच्छी कनेक्टिविटी के साथ साथ पीपल टू पीपल कनेक्ट पर भी ध्यान दिया गया है। सीमा के क्षेत्रों में अच्छी कनेक्टिविटी, रेल, रोड, वाटरवे और इसके साथ साथ दूरसंचार की कनेक्टिविटी भी सुधारी गई है। भू सीमा ट्रेड को भी बढ़ावा दिया गया है और पीपल टू पीपल कनेक्ट को भी बढ़ाया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो ढेर सारी उपलब्धियां हैं। ये 9 साल के अंदर लगभग 560 किलोमीटर बाढ़, जो छोटे छोटे छिद्र घुसपैठ को और स्मगलिंग को बढ़ावा देते थे, उनको चिन्हित कर सारी बाधाओं को पार कर 560 किलोमीटर बाढ़ करी है। अब मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं, सिर्फ 60 किलोमीटर के छिद्र बांग्लादेश और पाकिस्तान सीमा पर है। अगले 2 साल में पूरी सीमा सुरक्षित हो जाएगी बाढ़ से। ये नरेंद्र मोदी सरकार ने सुनिश्चित किया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के स्थापना दिवस पर बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके कहा, बीएसएफ के स्थापना दिवस पर हम इस उत्कृष्ट बल की सराहना करते हैं जिसने हमारी सीमाओं के संरक्षक के रूप में अपनी पहचान बनाई है। हमारे राष्ट्र की रक्षा में उनकी वीरता और अटूट भावना उनके समर्पण का प्रमाण है। मैं प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर बचाव और राहत कार्यों के दौरान बीएसएफ की भूमिका की भी सराहना करना चाहूंगा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के सिलक्यारा सुरंग में फंसे हुए श्रमवीरों को सुरक्षित बाहर निकालने में केंद्र सरकार के सहयोग के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। सिलक्यारा सुरंग हादसे में केंद्र और राज्य की एजेंसियों ने किस तरह से बेहतर कोऑर्डिनेशन कर श्रमवीरों को बाहर निकाला, इस विषय पर डीडी न्यूज के संवाददाता ओपी यादव ने बात की उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। और अभी इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद है। सर, सबसे पहले आपको बधाई, आपके सार्थक प्रयास रंग लाए। आपने लगातार वहाँ मुख्यमंत्री कार्यालय की तरह काम किया और ये जो मेहनत है रंग लाई, आज ये सभी श्रमवीर हमारे सामने हैं। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ, जिन लोगों ने भी, एक एक व्यक्ति ने जिसने भी इस पूरे अभियान में अपना योगदान दिया है, अपना सहयोग किया है। और कहीं न कहीं
इस अभियान को आगे बढ़ाने का काम किया है। उसमें भारत सरकार की सभी एजेंसियां हैं, राज्य सरकार की एजेंसियां हैं। धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने रात दिन लगकर इस अभियान को सफल बनाया और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी जी का, उनके मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में और प्रत्येक दिन का जिस प्रकार से उन्होंने हमसे अपडेट लिया, हम सबका उत्साहवर्धन किया और उनके परिजनों की चिंता करी, उनके जो हमारे मजदूर भाई सुरंग के अंदर थे उनकी चिंता करी और जो भी मशीनरी की ज़रूरत पड़ी, उपकरणों की ज़रूरत पड़ी, वो सारे उपकरण, वो सारी मशीनें उपलब्ध हुई जिसकी रेस्क्यू में आवश्यकता थी। आपने लगातार इन श्रम वीरों से सतत संवाद किया और उनका उत्साह और मनोवर्धन बढ़ा। जब हमारी उनसे बात हुई, उनका कहना था कि मुख्यमंत्री जी से हमारी जब बात हो रही थी, हमें पूरा विश्वास था कि हम बाहर निकलेंगे। तो ये कितना जरूरी था इस तरह के मनोवैज्ञानिक के मनोबल? ये अभियान बहुत कठिन अभियान था और कई बार ऐसा लगता था कि हम बिल्कुल मंजिल के पास पहुंच गए हैं और फिर मंजिल के पास पहुंचते ही एकदम से नीचे आते थे। बहुत चुनौतीपूर्ण थी हम लोगों के लिए। ऐसे समय में उनके परिजन और जो श्रमिक भाई अंदर थे, उनसे जब हमने संवाद किया तो उन्होंने भी हमको हौसला दिया। जब ये बाहर निकले थे, आपने इनको धन्यवाद दिया, गले लगाया, इनकी आंखों के जो आंसू थे वो एक तरह से बता रहे थे कि आप जितना नेक काम हमारे लिए किए उतना कभी शायद उन्होंने जिंदगी में सोचा नहीं होगा। तो ये इस तरह की जो संवेदनाएं कितना मैसेज देती है आज के राजनीतिक परिदृश्य में समाज को? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमको काम दिया था एक, कि किसी भी तरीके से सभी मजदूर भाइयों को सकुशल बाहर निकालना है, सुरक्षित बाहर निकालना है। तो मुझे खुशी है कि ये काम पूरा हुआ। दिवाली मनाई जा रही है, निश्चित तौर पे ये जो रोशनी कहीं न कहीं पूरे समाज और राष्ट्र को एक संदेश देगी कि एक सामान्य मजदूर देश का जो कर्मवीर है उसका मुख्यमंत्री आवास में सम्मान हो रहा है। इन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतना इनका आतिथ्य सत्कार होगा। वो परेशानी में थे, उन्होंने दिवाली का त्यौहार मनाने के लिए अपने घर जाने वाले थे। बहुत सारे लोग दिवाली नहीं मना पाए। उत्तराखंड के लोग इगास पर्व ठीक से उस दिन जो लोग मनाना चाहते थे नहीं मना पाए थे और सब लोग हमारे भाई, श्रमिक भाई, उनके परिजन इसमें शामिल हो गए। तो ये बड़ी दिवाली है हम लोगों के लिए। तो ये थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिनका मानना है कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के सतत प्रयासों से न केवल इस अभियान को युद्ध स्तर पर पूरा करने के लिए सार्थक प्रयास किए, बल्कि इन श्रम वीरों को समय पर बाहर निकालकर इस ऑपरेशन को सकुशल पूरा भी किया। मेरे सहयोगी कैमरामैन गौरव गिरी के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज, देहरादून। वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो देखेंगे आज की कुछ और बड़ी खबरें। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए। बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा, इन वीडियोस पे ना जाएं। अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। समझ कर इन्वेस्ट कर। स्वागत है ब्रेक के बाद। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं समाचारों का बुलेटिन। आज की कुछ और बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर काशी सुरंग हादसे में बचाए गए उत्तर प्रदेश के 8 श्रमिकों से लखनऊ में मुलाकात की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रमिकों से बातचीत भी की। सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को 28 नवंबर को सुरक्षित बाहर निकाला गया था। अगली खबर। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने मालदीव और पाकिस्तान सहित हिंद महासागर क्षेत्र में चीनी गतिविधियों पर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि महासागरों का उपयोग किसी भी राष्ट्र की वैध आर्थिक आकांक्षाओं के लिए किया जा सकता है। आर्थिक गतिविधियों के लिए हिंद महासागर क्षेत्र में मौजूद रहना चीन के पास एक वैध कारण हो सकता है, लेकिन हम हिंद महासागर में निवासी नौसैनिक शक्ति के रूप में वहां क्या हो रहा है इस पर नजर रख रहे हैं। साथ ही नौसेना किसी भी अप्रिय घटना को रोकने में सक्षम है। If you look at China, China may have a legitimate, reason to be present in the Indian Ocean region for economic activities. But what we, as the resident naval power in the Indian Ocean, we keep an eye on what all is happening there.
we try to keep the extra-regional forces which are present in the region under surveillance, and we would like to know what are their activities, what are they engaged in, and what are their intentions, and so on. So that is why we deploy our assets, the surveillance assets, and our ships, submarines, aircraft, UAVs, etc. So they are deployed regularly to keep our area of interest under observation, and to see that we are aware of all the happenings that are taking place. अगली खबर, संसद सदस्यों को अब विदेश में निजी दौरों के दौरान विदेशी आतिथ्य स्वीकार करते समय सख्त दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। गुरुवार को इन आदेशों से संबंधित कई अधिसूचना राज्यसभा सचिवालय के द्वारा जारी की गई। सांसदों को स्पष्ट किया गया है कि विदेशी दौरे पर आवभगत स्वीकार करते वक्त वे जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। राज्यसभा की तरफ से जारी अधिसूचना के अनुसार सांसदों को विदेश दौरे पर ऐसे उपहार नहीं लेने चाहिए जिससे उनके कर्तव्यों का निर्वाह प्रभावित होता हो। ऐसा आतिथ्य भी स्वीकार नहीं करना चाहिए जिससे सांसदों को ईमानदारी और निष्पक्षता से काम करने में अड़चन आने का खतरा हो। अधिसूचना में तय किए गए मानदंडों के मुताबिक विदेश के तमाम निमंत्रण विदेश मंत्रालय यानी MEA के माध्यम से भेजे जाने की उम्मीद की जाती है। किसी भी देश की सरकार या किसी विदेशी इकाई से निमंत्रण सीधे मिलने पर सांसदों को इसे विदेश मंत्रालय को बताना होगा। कार्यक्रम में जाने के लिए मंत्रालय की जरूरी राजनीतिक मंजूरी भी लेनी होगी। ये दिशा निर्देश ऐसे समय में आए हैं जब लोकसभा की आचार समिति ने पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा को निष्कासित करने की सिफारिश की है। आगे देखेंगे कुछ और बड़ी खबरें। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। स्वागत है ब्रेक के बाद और अब बात करते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा की। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के तहत संकल्प यात्रा रथ जनपद मुरादाबाद के पंचायत शाहपुर मुबारकपुर के ग्राम कुचावली पहुंची, जहां ग्रामीणों ने संकल्प यात्रा रथ के माध्यम से सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाओं की जानकारी प्राप्त की। इस दौरान सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं लाभार्थियों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी के माध्यम से अपने विचारों को भी साझा किया। मैं काम करता हूँ चक्की पे, आटा पीस कर देता हूँ, काम करता हूँ। मेरा बुखार आ गया था तो मैं 4-5 दिन भर्ती जाऊँ। समूह से जुड़ के मुझे बहुत फायदे हैं। समूह में जुड़ के हमने बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं। हमारी स्थिति पहले बहुत ख़राब थी और अब जो हमारी स्थिति बढ़िया है। हमने ट्रैक्टर भी ख़रीदा है समूह से पैसे लेके और हमें 15-20 हज़ार महीने के कमा लेते हैं उससे। और समूह से जुड़ के हमें ब्लॉक वालों ने छोटी मोटी मतलब नौकरी भी दी है ICRP की। जैसे किसी को शौचालय मिला है और पुष्टाहार का काम मिला है मेरे समूह में, और राशन डीलर का भी यह काम दिया गया है, और जैसे पशुपालन और बकरी पालन, ये सारा समूह मेरा काम करता है। और मुरादाबाद जिलाधिकारी ने लाभार्थियों को प्रशस्ति पत्र वितरित करते हुए कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत प्रचार वाहन द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर सरकार की योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से अवसर मिला है कि जो पात्र लाभार्थी छूट गए हैं उनको सम्मिलित किया जा सके। जो हमारी जो सरकार की स्कीम्स जो चल रही हैं विभिन्न, उन स्कीम की समीक्षा होगी। जो पात्र होंगे
जो छूटे हुए पात्र होंगे उनको योजना में शामिल किया जाएगा और जो अपात्र होंगे उनको उनके नाम हटाए जाएंगे। और ये इस तरह कार्यक्रम पूरे 26 जनवरी तक पूरे जनपद में चलना है। हमारे जनपद में 5 वैन आनी है, अभी 2 आई हैं। इसमें 4 वैन जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में रहेंगी और 1 वैन जो है वो अर्बन एरिया में रहेगी। इस तरह जो ये कार्यक्रम, इस कार्यक्रम में जितनी भी हमारी स्कीम्स हैं उनका सभी का एक नए सिरे से उसका सर्वे किया जाएगा और जो पात्र छूटे हुए उनको आधे से पात्रों को शामिल किया जाएगा। और इस समय हम नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। COP28 के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर प्रधानमंत्री का यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने किया स्वागत। यूएन महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने भी पीएम का किया अभिनंदन। विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में पीएम का संबोधन आज। प्रधानमंत्री ने यूएई के अखबार को दिए साक्षात्कार में जलवायु वित्त पर रखा विकासशील देशों का पक्ष। कहा, समस्या पैदा करने के लिए जिम्मेदार ना होते हुए भी समाधान का हिस्सा बनने के इच्छुक हैं विकासशील देश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुणे में सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज को प्रदान किया राष्ट्रपति का निशान। चिकित्सा के क्षेत्र में अनुसंधान और नई तकनीक के प्रयोग पर जोर का किया आह्वान। गृह मंत्री अमित शाह ने हजारीबाग में सीमा सुरक्षा बल के 59वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में लिया हिस्सा। हर स्थिति में सीमा की सुरक्षा के लिए तत्परता के लिए की बीएसएफ की सराहना। खेल की खबरों में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा T20 मैच रायपुर में आज। 5 मैच की सीरीज में भारत 2-1 से आगे। सीरीज जीतने के लिए टीम इंडिया के इरादे बुलंद। इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।